नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन पे। और साइंस का आज हमारा चौथा क्लास है और इसमें देखते हैं क्या खास है। और अगर सीरियल में देखिए इसको तो लगभग 20 प्रश्न होंगे और जो कि 60 नंबर के होंगे। सोचिए कि कितना महत्वपूर्ण है आज का क्लास। और चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर कोई भी चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। चलिए आज का पहला प्रश्न है आपके सामने ये। चलिए, हर किसी को टिप या पीडीएफ चाहिए ना, तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, किसमें नहीं होते हैं लिंग गुणसूत्र? किसमें? बंदर, चीता, तितली, छिपकली, किसमें नहीं होते हैं लिंग गुणसूत्र? आपको याद है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ये होता है आपका छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। बाकी सब में, बंदर में होता है, चीता में होता है, तितली में भी होता है, लेकिन छिपकली में नहीं होता है। छिपकली की अनेक प्रजातियों सहित अनेक सरीसृपों में लिंग गुणसूत्र नहीं होते। इनमें लिंग निर्धारण पर्यावरणीय ताप से होता है। सोचिए, जो छिपकली है ना, इसका जो लिंग निर्धारण जो होता है वो पर्यावरणीय ताप से होता है। सोचिए, जरा सोचिए कि पहला दूसरा सवाल है कि डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता? बताइए, डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता? तो कौन सा यौगिक नहीं बनाता है बताइएगा। ये जो है ना भाई साहब, ये टायरोसिन जो है ये अमीनो अम्ल नहीं बनाता। बाकी एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन जो है ना, ये एमिनो अम्ल बनाते हैं, लेकिन टायरोसिन नहीं बनाता है। इसके बारे में जानिए कि एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन एमिनो अम्ल बनाते हैं और टायरोसिन जो है एक अतात्विक अमीनो अम्ल है जो कि स्तनियों के शरीर में ही निर्मित होता है। कहाँ पे निर्मित होता है? स्तनियों के शरीर में ही निर्मित होता है। टायरोसिन नामक एमिनो अम्ल डीएनए में मौजूद एक यौगिक है जो कि एमिनो अम्ल नहीं बनाता। और डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए जो है क्या है? एक न्यूक्लिक अम्ल है जो जीवों के लक्षण की संकेत सूचनाओं को जन्म पत्री की भांति जनकों और से संतानों में पहुंचाने का कार्य करता है। जो डीएनए क्या होता है ना, ये अगले जो होता है हमारे डीएनए दूसरे जो हमारा बाल बच्चा होगा उसमें पहुंचाने का काम करता है। अगला सवाल है कि प्रत्यास्थ जिसको इलास्टिक बोलते हैं, उत्तक जिसको टिश्यू बोलते हैं, जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? लिगामेंट, तंतुमय उत्तक, फाइब्रिन या मांसपेशीय उत्तक। जो प्रत्यास्थ जो इलास्टिक और टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं क्या? उन्हें कहते हैं आपका स्नायु यानी लिगामेंट। क्या होता है? जो लिगामेंट होता है ना, इसको इसको सब इसमें यह पकड़ा रहता है। लिगामेंट या स्नायु व प्रत्यास्थ ऊतक है जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहता है। लिगामेंट हड्डियों को अन्य हड्डियों के साथ संबंध कर जोड़ का निर्माण करता है। लिगामेंट क्या है? हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करता है। कौन? लिगामेंट। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। बताइए, यकृत और अकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। बताइए कहाँ पे ऊर्जा जमा होती है? तो बताइएगा आप लोग। ये जो होता है ना भाई साहब, ये होता है आपका ग्लाइकोजन के रूप में यह ऊर्जा जमा होती है। ठीक है, ग्लाइकोजन के रूप में ऊर्जा जमा होती है। इसमें देखिए कि शरीर की कोशिकाओं की इसका जो है कि शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। याद है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा सुगर, वसा, प्रोटीन, रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होता है। शुगर जो है ना, शुगर शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है, जो एक सरल शर्करा है। और अवशोषित होकर जो होता है, अवशोषित होकर रक्त के विभिन्न अंगों ऊतकों में पहुंच जाती है। अकृत मांसपेशियों में मुख्यतः ग्लूकोज ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में यह जमा होता है। क्या होता है? ग्लाइकोजन के रूप में यह जमा होता जाता है। अगला सवाल है कि विकासशील भ्रूण के लिए भोजन की आपूर्ति किसके द्वारा की जाती है? विकासशील जो भ्रूण है कि भोजन की जो आपूर्ति है किसके द्वारा किया जाता है? ये जो आपूर्ति है ना, वो गर्भनाल के द्वारा इसका आपूर्ति किया जाता है। कैसे? देखिए,
गर्भनाल एक अंग है जिसके माध्यम से विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान किया जाता है। यह गर्भाशय और भ्रूणनाल को जोड़ता है। क्या करता है? ये गर्भाशय और भ्रूणनाल को जोड़ता है। अगला सवाल, अगला सवाल है कि रक्त नलिकाओं की त्रिज्या कम होने पर रक्त दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? रक्त नलिकाओं की त्रिज्या कम होने पर रक्त दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए। ये रक्त जो है ना, त्रिज्या कम होने पर ये रक्त दाब पर, मतलब ये दाब पर बढ़ता है। क्या करता है? बढ़ता है। त्रिज्या कम होता तो दाब बढ़ता है। रक्त नलिकाओं की त्रिज्या कम होने पर रक्त दाब जो है बढ़ता है। तीन प्राथमिक कारक जो रक्त परिवहन को प्रतिरोध करते हैं। पहला, नलिकाओं की त्रिज्या, नलिकाओं की लंबाई और रक्त की श्यानता। समझे कितना उसका पतला गाढ़ा होता है इसका। सामान्य मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? बताइए, सामान्य मनुष्य में कुल गुणसूत्र कितना होता है? तो कितना गुणसूत्र होता है बताइए, कितना होता है? यह 46 गुणसूत्र होता है। ये जोड़ी नहीं पूछा है यहाँ, ये गुणसूत्र पूछा। टोटल कितना? 46 होता है, यानी 23 जोड़ी होता है। सामान्य मनुष्य में कुल गुणसूत्र 46 होते हैं जो इनकी द्विगुणित अवस्था है। इसमें 22 जोड़ी जो है ना ऑटोसोम है, जो दैहिक काम करता है। जो 23वां जो है, 23वां जोड़ी गुणसूत्र जो है ये एलोसोम है, यानी कि ये लिंग का निर्धारण करता है। अगला सवाल है कि लिफ्ट में मनुष्य का मिथ्या या आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होता है। जब क्या होता है, अगर लिफ्ट में जाते हैं तो मनुष्य का जो है मिथ्या आभासी भार उसके वास्तविक भार से तब कम होता है जब लिफ्ट क्या होता है, जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे की ओर जाती है। मतलब जब लिफ्ट जो है त्वरण के साथ या नीचे की ओर जाती है। निम्न प्रकार से लिफ्ट मनुष्य के भार में परिवर्तन। पहला हम बात करें, जब लिफ्ट नियत त्वरण के साथ ऊपर जाती है तो भार बढ़ता है। ठीक है, ऊपर जाएगा तो लगेगा कितना भारी है। जब लिफ्ट नियत त्वरण से नीचे आती है तो गतिमान होती है, तब भार में कमी होती है। और जब लिफ्ट नियत वेग से गतिशील होती है तब भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला सवाल, एक डायनेमो विद्युत उत्पादन यंत्र का प्रयोग में बदलने किया जाता है। जैसे कि एक डायनेमो किस चीज को बदलता है? एक डायनेमो का प्रयोग जो होता है ना, वो डायनेमो का प्रयोग होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए डायनेमो का प्रयोग किया जाता है। इसलिए डायनेमो एक विद्युत उत्पादन यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला सवाल, अगला सवाल है कि साइकिल के टायर का अचानक से फट जाना क्या दर्शाता है? साइकिल अगर चला रहे हैं तो फट जाए अचानक, तो उसका क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है आपका क्या, एडियाबेटिक प्रक्रिया को यह दर्शाता है। चलिए इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा, कि साइकिल का टायर अचानक से फट जाना एक एडियाबेटिक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें ऊष्मा का विनिमय अचानक से और बिना समय के लिए होता है। क्या होता है? ऊष्मा का विनिमय अचानक से और बिना समय के लिए होता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन से रंग का प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे कम विचलित होता है? पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से रंग का प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे कम विचलित होता है? क्या कौन सा सबसे कम, कौन सा विचलित होता है? कौन सा रंग सबसे कम जो विचलित होता है? ये होता है लाल रंग। कौन सा रंग? लाल रंग। किसी तरंग की तरंगदैर्घ्य जितनी अधिक होती है उसका विचलन उतना ही कम होता है, क्योंकि लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है या सबसे कम विचलित होता है। चलिए अगला सवाल, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? बताइए, जो अवतल लेंस है ना, वो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो ये जो है ना, इस प्रतिबिंब बनाता है आपका आभासी और सीधा बनाएगा हमेशा। ये अवतल लेंस हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस हमेशा आभासी और सीधी प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस जो है अपसारी लेंस होता है। अवतल लेंस एक अपसारी लेंस होता है। इसमें अपवर्तन के पश्चात किरणें वास्तविक रूप से नहीं मिलती। क्या कहता है? ये किरणें जो है वास्तविक रूप से नहीं मिलती। इस लेंस में प्रतिबिंब जो हमेशा
वस्तु की और लेंस और फोकस के बीच बनता है। चलिए अगला सवाल को लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ये जो है ना, एक कंपास का उपकरण जो है कपास का प्रयोग किया जाता है। कपास का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचने अथवा चुंबकीय दिशा निर्धारण में यह किया जाता है, याद रखें। अगला सवाल है कि पदार्थ के परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? पदार्थ के परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, याद है? पदार्थ के जो परमाणु सिद्धांत है ना, ये जो किया गया था, ये डाल्टन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? डाल्टन के द्वारा किया गया था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के मुख्य बिंदु इस प्रकार है। पहला है कि तत्व परमाणु नामक अत्यंत छोटे कणों से बने, जो तत्व परमाणु नामक जो होते हैं ना, अत्यंत छोटे कणों से बने होते हैं। किसी दिए गए तत्व के परमाणु आकार, द्रव्यमान, अन्य गुणों में ये क्या होता है? समान होते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु आकार, द्रव्यमान और अन्य गुणों से भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? अन्य गुणों से भिन्न होते हैं। परमाणुओं को विभाजित, निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता। क्या किया जाता है? इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। अगला सवाल, बोर मॉडल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बोर मॉडल जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बोर मॉडल ये संबंधित है आपका ऊर्जा के परमाणुीकरण की अवधारणा से। बोर मॉडल संबंधित है ऊर्जा के परमाणुीकरण से ये संबंधित है बोर मॉडल। बोर मॉडल के अनुसार एक छोटे से धनात्मक आवेशित नाभिकीय नियम कक्षाओं में नकारात्मक रूप से आवेशित इलेक्ट्रॉनों की परिक्रमा से घिरा होता है। उन्होंने ऊर्जा के परमाणुीकरण की अवधारणा को प्रकाशित किया। क्या किया? ये प्रकाशित किया। संकरण निम्न में से किससे संबंधित है? ये संकरण जो है निम्न में से किससे संबंधित है? संकरण ये संकरण जो है ना, परमाणु कक्षकों के मिश्रण से यह संबंधित है। परमाणु कक्षकों के मिश्रण से संबंधित है। पॉलिंग के अनुसार परमाणु कक्षक संयोजित होकर समतुल्य कक्षकों का समूह बनाते हैं। इन कक्षकों को संकर कक्षक कहते हैं। अबाध विचरण में परमाणु शुद्ध कक्षकों के स्थान पर संकृत कक्षकों का प्रयोग करते हैं और इसी परिघटना को हम संकरण कहते हैं। फिर से पढ़ दे, एक बार सुनिए एक बार और। जब पॉलिंग के अनुसार क्या बोलता है कि परमाणु कक्षक संयोजित होकर समतुल्य कक्षकों का समूह बनाते हैं। इन कक्षकों को संकर कक्षक कहते हैं। अबाध विचरण में परमाणु शुद्ध कक्षकों के स्थान पर संकृत कक्षकों का प्रयोग करते हैं और इस परिघटना को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको संकरण बोलते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा एस्टर दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? निम्न में से कौन सा एस्टर दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? बताइए कौन सा? ये जो है ना, मेथिल सैलिसिलेट जो है, सॉरी, एस्टर के दवा जो है मिथेल सैलिसिलेट जो है, ये दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में जानिए थोड़ा सा। मिथेल सैलिसिलेट का प्रयोग दर्द निवारक स्प्रे, मरहम यानी दर्द निवारक बाम में किया जाता है। या ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन का मुख्य घटक होता है। इसमें क्या दर्द निवारक स्प्रे बनाता है और मरहम में इसका किया जाता है इसका प्रयोग। समझे ना? अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है? जो पूछा है इसमें कि कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है, बताइए। ये जो है ना, ये बनाता है आपका पारा। कितना? पारा जो है ना, अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है। पारा अन्य धातुओं के साथ अभिक्रिया करके अमलगम बनाता है। उदाहरण के लिए पारा
थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है, समझे ना, इसीलिए। जब अल्कोहल को पेट्रोल के साथ मिलाकर ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो कौन सा पदार्थ का उत्पादन होता है? जब अल्कोहल को पेट्रोल के साथ मिलाकर ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो कौन सा पदार्थ का उत्पादन होता है? तो कौन सा पदार्थ का उत्पादन होता है? ये होता है केवल कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है। कौन सा? केवल कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला सवाल है कि सवाल नहीं है, उसी का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि जब अल्कोहल को पेट्रोल के साथ मिलाकर ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड पदार्थ का उत्पादन होता है। चलिए अगला सवाल, निम्न में से कौन सा हैलोजन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? बताइए, निम्न में से कौन सा जो है हैलोजन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? बताइए, जो हैलोजन ग्रुप का होता है वो। तो कौन सा हो जाता है इसमें? ये जो है ना, ये आपका ए न माने फ्लोरीन जो है ना, फ्लोरीन, ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। क्या होता है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। कौन? हमारा फ्लोरीन। सभी हैलोजन में फ्लोरीन जो होता है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। फ्लोरीन की सबसे कम बंध विखंडन धारिता होती है। इसका जो मुख्य कारण है एफ परमाणुओं के मध्य दुर्बल बंध होता है। क्या होता है? ये दुर्बल बंध होता है इसके बीच में, जो कि छोटे अणुओं में उपस्थित आबंधित इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण बल से उत्पन्न होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण बल से उत्पन्न होता है। चलिए, आज के सवालों की संख्या इस यहीं पे समाप्त होती है, और वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, और लाइक भी कर दीजिएगा, समझे ना, आपसे यही गुजारिश है। और चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए। इसी तरह जुड़ते रहिए और देखते रहिए।